दोस्तों नमस्कार। जिस बात को कहने से हर कोई घबरा रहा था, यह मानकर चल रहा था कि दरअसल बीजेपी या नरेंद्र मोदी को अगर हराना है तो समूचे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। चाहे उस एकजुटता के बीच कई पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी की बिसात पर प्यादे के तौर पर ही मौजूद क्यों नहीं हो। राजनीतिक तौर पर भारत में बड़ा परिवर्तन 10 बरस पहले हुआ और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह हुआ कि इस देश के भीतर भ्रष्टाचार को लेकर जो जन आंदोलन की शक्ल में अन्ना ने आंदोलन शुरू किया, उसने इस देश में दिल्ली की गद्दी को बदल डाला, इस देश की सत्ता को बदल डाला। और उसी दौर में कमोवेश 1 बरस के भीतर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की राजनीति में सत्ता पर बैठकर आना और देश की राजनीति में गुजरात से चलकर प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी का पहुंचना, और शायद यह एक ऐसी बिसात रही जिसमें कांग्रेस हाशिए पर चलती चली गई। और ये हाशिए को लेकर दिल्ली का चुनाव सही मायने में कल ही हमने जिक्र किया था, असल कुरुक्षेत्र दिल्ली ही है। आधुनिक राजनीति के केंद्र में दिल्ली ही है। और यह सवाल कांग्रेस या राहुल गांधी को परेशान कर सकता है कि आखिर हराना किसे है, या जिसे हराना है कहीं वह खुद उस विचारधारा के साथ तो नहीं है जिस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी भी जा रही है और साथ लेकर कांग्रेस चल भी रही है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली को कुरुक्षेत्र मानकर आज राहुल गांधी ने जिन पन्नों को खोल दिया, उन पन्नों के आसरे बीते 10 बरस की असल राजनीतिक विधा सामने आ गई। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि इस देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल को सामने रखा जाए। इसीलिए ध्यान दीजिए, कोई भी मुद्दा हो, निशाने पर नरेंद्र मोदी को केजरीवाल ने हर वक्त लिया। और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लेने से बीजेपी चूकी नहीं। लेकिन दिल्ली एक ऐसा कुरुक्षेत्र बना जिसमें वाकई यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि एक ही राज्य के भीतर, वह भी केंद्र शासित राज्य में, वोटर 2 दिमाग से चलता है। यानी विधानसभा में 90% से ज्यादा जीत केजरीवाल के हिस्से में जाएगी और लोकसभा में 100% हिस्सेदारी बीजेपी की हो जाएगी। यानी जो केजरीवाल बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, विधानसभा में उन्हें जीत मिलेगी और लोकसभा में वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जीत मिलेगी जो केजरीवाल के खिलाफ हैं। वोटर एक ही है, जगह एक ही है, राजनीतिक मिजाज एक ही है। और दोनों ही नारे अपने तौर पर लगाते रहे कि सीएम के लिए केजरीवाल और प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी। दरअसल इस पन्ने को तो खुलना ही था और यह पन्ना कई मौकों पर खुलता हुआ नजर जरूर आया। बीते दिनों नरेंद्र मोदी की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी भगवा ओढ़कर निकल पड़े, सनातनियों के बीच आकर खड़े हो गए और यह बतलाने लगे कि दरअसल उनसे बड़ा सनातनी कोई है नहीं और जिस धर्म की राजनीति के रास्ते बीजेपी चल रही है, उससे कहीं एक ऊंची पायदान पर खुद आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। और इसका खुला जिक्र करने से इस देश के भीतर भगवाधारियों ने कोई भी कोताही बरती नहीं। इस दृश्य को पहले देख लीजिए, उसके बाद सही मायने में आज जिस सच को राहुल गांधी कह गए या जिस आईने को वो सामने रखकर सिक्के के 2 पासों में दोनों को एक ही तस्वीर में तौलते हुए उन्होंने बतला दिया कि दिल्ली के भीतर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। सिक्का हम उछाल रहे हैं, जनता तय करे, क्योंकि दोनों एक ही है। शायद यह नजारा एक ऐसे रिश्ते की दिशा में बढ़ गया जिसने इस देश की राजनीति के कई पन्नों को खोल दिया और आने वाले वक्त में किस विचारधारा के तहत कैसी लड़ाई होनी है उस दिशा को भी तय कर दिया। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की यह तस्वीर काफी है यह बताने के लिए कि आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नजर इस तस्वीर के जरिए तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा।
बीजेपी इस देश की हिंदूवादी पार्टी है और तमाम पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत काम करती है। कमोवेश यही स्थिति का जिक्र बार बार बीजेपी ने किया और इस पर खामोशी बरती अरविंद केजरीवाल ने। तीन बड़े मुद्दे, खास तौर से किसानों का आंदोलन, क्या अरविंद केजरीवाल ने उस पर कुछ कहा? इस देश में सीएए एनआरसी का मुद्दा जो दिल्ली की राजनीतिक जमीन पर ही हो रहा था, आंदोलन की शक्ल में था, क्या उस पर केजरीवाल ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा। जाट समुदाय को लेकर मौजूदा वक्त में आरक्षण का सवाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उठाया जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिए, जंतर मंतर पर जब जाट पहलवान पिट रही थी और यह सवाल बड़ा हो गया था हरियाणा की राजनीति के भीतर, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने खामोशी बरती। लेकिन बावजूद इसके वो कौन सी परिस्थिति रही जिसमें पंजाब में वह जीतती ही नहीं है, बंपर जीत हासिल करती है। और यह सवाल वाकई किसी को समझ नहीं आता है कि दिल्ली और पंजाब जहां जहां वो जीतती है वहां बंपर जीत के साथ क्यों वो जीत कर आती है और कांग्रेस इस दौर में गायब क्यों हो जाती है। शायद यही वो सवाल था जिसको लेकर कांग्रेस के गले की फांस अरविंद केजरीवाल बने हुए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर निशाने पर नरेंद्र मोदी को लेते हैं, अमित शाह को लेते हैं, लेकिन राजनीति वो जिस लिहाज से साधते हैं उसमें समूचा वोट बैंक कांग्रेस का अरविंद केजरीवाल के हिस्से में चला जाता है। तो आज जिस रैली का इंतजार हर कोई कर रहा था, क्या वाकई राहुल गांधी ने आज उसके उस ताने बाने को पूरी तरह उघाड़ कर रख दिया? देश में महंगाई हो, प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। इस देश के भीतर अडानी अंबानी का जिक्र हो, प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलते हैं। जाति जनगणना का सवाल हो, प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। इस देश में पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए और आरक्षण बढ़ना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। और दिल्ली को लेकर जो ताना बाना अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराने के बाद बुना और इस देश को विकास की राह पर लाने का ताना बाना मनमोहन सिंह की हार के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुना, दोनों की परिस्थितियों के बीच इस देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति और दिल्ली के भीतर की बदतर हालात, इन दोनों में आपको कोई अंतर नजर आएगा नहीं तो दोनों के रिश्ते क्या कहलाते हैं? दोनों तो एक सरीखे हैं, यानी आईना में जिसे आप देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज जिन पन्नों को खोला उसके अक्स तले इस देश के भीतर कॉरपोरेट का वो नेक्सस जिसमें अडानी के हाथ में सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी सौंप देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक शब्द भी विपक्ष में रहते हुए, इंडिया गठबंधन में रहते हुए और इस बात को राजनीतिक नारों की शक्ल में केजरीवाल बार बार जिक्र करते रहे कि हराना है बीजेपी को, हराना है नरेंद्र मोदी को, निशाने पर लेना है अमित शाह को, लेकिन अडानी शब्द को लेकर एक वाक्य भी अरविंद केजरीवाल ने ठीक उसी तर्ज पर नहीं कहा जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर भी खामोशी बरत लेते हैं। राजनीति का यह मिजाज बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि जो मंशा प्रधानमंत्री मोदी की, वही मंशा अरविंद केजरीवाल की। इन दोनों के बीच आप खड़े हो जाइए। और फिर उसके बाद राहुल गांधी जब आज दिल्ली में रैली कर रहे थे, जय भीम लिखा था, अंबेडकर का जिक्र था, संविधान का जिक्र था, और उसके बीच जिन बातों से शुरुआत हुई, हमें लगता है आज पहला पन्ना शायद इसी के नाम है, जहां पर कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा और इसकी खुली मुनादी राहुल गांधी कर रहे हैं। अदानी, अंबानी
नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया, अगर उसके अक्स तले दिल्ली की राजनीति को समझे और मौजूदा वक्त में जो शराब घोटाला हुआ उसे समझे, जो शीश महल और राजमहल का जिक्र हो रहा है उसे समझे, तो आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। यह अंतर इसलिए भी नजर नहीं आएगा क्योंकि जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर ताना बाना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा, जी नहीं, 2026 करोड़ का कोई घोटाला नहीं हुआ, और सीएजी की रिपोर्ट कहां से आ गई। और हाईकोर्ट ने आज यह कहकर झड़प दिया कि दरअसल आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और मौजूदा वक्त में आतिशी सरकार, इनकी ईमानदारी पे शक होता है, क्योंकि इन बातों का जिक्र तो पहले भी किया गया था। इन बातों को लेकर विधानसभा के भीतर तो चर्चा होनी थी, स्पीकर के जरिए चर्चा कराई जानी चाहिए थी, लेकिन सभी पर किसने पर्दा डाल दिया। और उस दौर में क्या ईमानदारी का जिक्र किया जा सकता है? तो ध्यान दीजिए और महीन लकीर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन के वक्त सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र होना और हाईकोर्ट का कहना कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर शक होता है, लेकिन सीएजी केंद्रीय संस्था है, सेंट्रल एजेंसी है, जिसकी रिपोर्ट जाहिर तौर पर केंद्र सरकार के पास पहले आएगी। उसने खामोशी क्यों बरती और राजनीतिक तौर पर खामोशी कब तोड़ी जाए, जिससे केजरीवाल एक चुनावी उम्मीदवार के तौर पर ताकतवर नजर आए, या फिर यह लगे कि बीजेपी और केजरीवाल आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या यह मिली-जुली राजनीति का एक हिस्सा है, जिसमें एक तरफ शीशमहल भी है, दूसरी तरफ राजमहल भी है? यानी जनता या टैक्स पेयर के पैसे से जो गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं, उसमें दोनों में क्या यह समानता है? और शायद इसीलिए संविधान का जिक्र करते करते राहुल गांधी ने दरअसल उस जाति जनगणना का जिक्र यह कहकर किया कि कितनी भागीदारी कैसे होगी, कैसे पता चलेगा, क्या इस पर कोई कहेगा? खामोशी दोनों तरफ बरती गई। देश के प्रधानमंत्री ने भी खामोशी बरती और राज्य के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल ने भी खामोशी ही बरती। तो इन दोनों के बीच एक बार फिर खड़े हो जाइए और इस दूसरे पन्ने को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई अब इंडिया नाम की चीज गठबंधन के आसरे बची नहीं? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन अखिलेश यादव का है, ममता बनर्जी का है, और कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण स्थिति के बावजूद भी उद्धव ठाकरे का भी है, शरद पवार का भी है। ये तमाम परिस्थितियां खुले तौर पर बतलाती हैं कि दरअसल छत्रपों में इस बात का डर है कि अगर राजनीतिक तौर पर उनकी अपनी राजनीतिक महत्ता कांग्रेस से पिछड़ गई तो फिर उनका अपना वोट बैंक बिखर जाएगा और उनके हाथों से छिन जाएगा, जिस वोट बैंक को उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक के आश्रय छीना है। तो क्या यही वो वजह है? तो इस दूसरे पन्ने को सुन लीजिए। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। यह सही भी है। जाति जनगणना पर अरविंद केजरीवाल ने कभी कुछ भी नहीं कहा। इस देश के भीतर में दलित समाज, आदिवासी समाज, माइनॉरिटीज का सवाल और इन सब के बीच पिछड़े तबके का भी सवाल, कितनी भागीदारी कैसे हो समाज के भीतर, एक समानता का दृश्य कैसे पैदा हो, असमानता की परिस्थिति में कॉरपोरेट के साथ क्या वाकई जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी साथ में रहे उसी तर्ज पर खामोशी बरतकर क्या अरविंद केजरीवाल भी साथ रहे?
राजनीति में बहुत पैनी दृष्टि नहीं चाहिए। जो मुद्दे टकरा रहे हैं उसने एक मैसेज खुले तौर पर दिया। क्या वाकई बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हराना नहीं चाहती है? क्या वाकई कांग्रेस इस बार बाखूबी इस बात को समझ चुकी है कि केजरीवाल को हराना होगा, तभी वैचारिक और विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा सकती है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी और आरएसएस है और दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान हाथ में लेकर खड़ी है। तो क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें केजरीवाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक जरूरत या राजनीतिक ताना बाना खुलकर बीते 10 बरस में सामने आया ही नहीं, और पहली बार यह राजनीति खुलकर सामने आ गई जहां पर इस बात का एहसास अब कांग्रेस को हो गया कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को हराना जरूरी है। और बीजेपी को यह लगने लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल हट गए तो बीच की वो दीवार गायब हो जाएगी, और जो पारंपरिक राजनीति इससे पहले चली आ रही थी और शायद आजादी के पहले से चली आ रही थी, क्योंकि उस दौर को भी याद कीजिएगा तो टू नेशन थ्योरी किसकी थी? जिन्ना की थी, सावरकर की भी तो थी। हिंदू महासभा तो उस रास्ते चल निकली, और उस दौर में बाबा साहब अंबेडकर या नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी जिस संविधान का ताना बाना बुन रहे थे वो एक सेकुलर स्टेट था। और शायद वही वो परिस्थिति थी जो मौजूदा वक्त में इस बात का एहसास हो सकता है वोट बैंक के आश्रय करा रही हो सकता है संविधान हाशिए पर रख दिया गया इसलिए करा रही हो सकता है इस देश में बीते 10 बरस में जिस तरीके का परिवर्तन संवैधानिक संस्थानों को खारिज करके मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने उभारा है, हो सकता है ये तमाम मुद्दे उभरकर सामने आ गए। और ये कहने से राहुल गांधी ने तीसरे पन्ने को खोल दिया और पूछा, वही खामोशी देश के प्रधानमंत्री की, वही खामोशी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तो दोनों में अंतर क्या है? केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। तो क्या इस देश के सबसे जरूरी मुद्दों पर खामोशी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी या मोदी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए की, या फिर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक भूमिका ही यही रही कि वह बीजेपी के लिए एक प्यादे के तौर पर रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति वजीर के जैसे दिखाई देनी चाहिए। और यह आपसी द्वंद्व जो था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर का, वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को हाशिए पर ले जाने का ही रहा। यहां पर हो सकता है आपके जहन में 3-4 सवाल जरूर उभरे। तो क्या दिल्ली की राजनीति और दिल्ली आधुनिक कुरुक्षेत्र के तौर पर जब बन ही चुका है, तो अब आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही क्यों ना हो, इनकी भूमिका क्या होगी? और इनकी भूमिका राजनीतिक तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में इसलिए खड़ी है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कांग्रेस चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर हार गए तो वो पर्दा साफ हो जाएगा जिस पर्दे के आर पार विचारधारा और वैचारिक लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। इसीलिए क्या राहुल गांधी के ऊपर सावरकर को लेकर 3 केस, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर 5 केस, अमित शाह को लेकर 4 केस, आरएसएस को लेकर 3 केस इसलिए डाले गए जिसके आश्रय वैचारिक परिस्थितियां राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए, उससे पहले कानूनी पचड़ों में राजनीति को उलझाती रहे। और राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल कभी नजर आए, कभी ममता बनर्जी नजर आए, कभी अपने तौर पर चेताते हुए शरद पवार भी नजर आ जाएं। लेकिन एक उम्र होती है राजनीति को साधने की, और उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी बैठे तो उस वक्त में पहली बैठक में जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें ब्लैक मनी का जिक्र किया गया, एसआईटी बनाई गई। और जो पहली बैठक अरविंद केजरीवाल ने 2013 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लिया, उसमें जन लोकपाल को स्थापित करने का जिक्र था, करप्शन को खत्म करने का जिक्र था। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों के रास्ते में चलते हुए हो सकता है कि अब आपको
चौथा पन्ना खोलने की जरूरत पड़ जाए। यह चौथा पन्ना इसी बात को इंगित करता है जो 10 बरस पहले कहा गया। उस दौर से अभी तक दिल्ली में क्या बदला, इस देश में क्या बदला, और अगर बदला तो इस देश के उस ढांचे में ही परिवर्तन लाने की कोशिश क्यों हुई जहां पर संविधान खत्म हो जाए और लोकतंत्र और उससे जुड़े हुए तमाम उसके पिलर एक ही पिलर में तब्दील हो जाएं, और वह पिलर मौजूदा बीजेपी की राजनीतिक सत्ता जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है, और उस मौजूदगी को लेकर कोई सवाल अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। तो क्या यह चौथा पन्ना उस आईने की तरह है जिसमें देश के भीतर पहली बार राहुल गांधी जब यह ऐलान कर रहे थे आज सीलमपुर में अपनी रैली के जरिए, तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया, आप हमें जिताइए। यानी शीला दीक्षित के दौर को याद करते हुए पहली बार वोट उन्होंने खुले तौर पर मांगा, यह कहते हुए बीते 10 बरस में क्या बदला है यह खुद आप सोचिए। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी। आपको याद है वो दिल्ली, याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। पांच सवाल, पांच ऐसे सवाल जो कुरुक्षेत्र बने दिल्ली की राजनीति के जरिए आने वाले वक्त में भविष्य की राजनीति को तय करने वाले हैं। पहला सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति पूरे 360 डिग्री में 10 बरस के बाद या 11 या 12 बरस के बाद घूम चुकी है? और जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आरएसएस पीछे खड़ी थी, क्या पहली बार वैसे कई केजरीवाल को बीजेपी ने आत्मसात कर लिया, अपने साथ ले लिया? कई नाम आपके जहन में आ सकते हैं जो एक वक्त आम आदमी पार्टी के साथ थे, लेकिन उसके बाद वह निकलकर बीजेपी में समा गए। लंबी फहरिस्त है, किरण बेदी से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, बाकी नाम लेने की जरूरत नहीं। बाकी आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी से खिसक कर कौन कौन बीजेपी में शामिल हुआ, तो केजरीवाल की मौजूदगी तो बीजेपी के भीतर आ गई। तो क्या यह उम्र पूरी हुई? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस दौर में कांग्रेस के भीतर जो लोग थे, और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो शायद उनके साथ दो ही सोच के साथ लोग जुटे थे। एक सोच रहे थे सत्ता पलटेगी तो मंत्री बन जाएंगे, एक सोच रहे थे अगर सत्ता नहीं पलटी तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और ध्यान दीजिए, तो इंडिया गठबंधन बना उसी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि इस देश के भीतर एक ताकतवर आवाज जनता की उभर कर आई जो मीडिया नहीं बता रहा था, जो इस देश के स्वायत्त संस्थान नहीं बता रहे थे। और जब उस पूरी प्रक्रिया के भीतर में 400 पार का नारा धराशायी हो गया, तो बड़ी उम्मीद और आस के साथ जो हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया, और अब जो दिल्ली में लड़ा जा रहा है, उसके चुनाव परिणामों ने खास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद की परिस्थिति में बहुत सी स्थितियां डामाडोल हुई, और यह परिस्थितियों के भीतर इंडिया गठबंधन टूट जाए, यह सोच भी उसी तर्ज पर निकली जिस तर्ज पर बड़े सारे कांग्रेसी भी बीजेपी के हिस्से में चले गए। यानी एक पारदर्शिता राजनीतिक तौर पर उभरी, तो एक वक्त में अरविंद केजरीवाल की राजनीति और कांग्रेस के भीतर बैठे हुए जो सत्ता के साथ चलते हैं, वैचारिक और विचारधारा की लड़ाई लड़ने से कतराते हैं, वह भी बीजेपी में शामिल हो गए। यह दूसरा सवाल था कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस अब बिल्कुल नए तरीके की लड़ाई शुरू करने वाली है, क्योंकि उसके भीतर से जो लोग थे, जो बार्गेनिंग करते रहते थे, सौदेबाजी करते थे, टिकते नहीं थे, वो शिफ्ट हो गए। दूसरा सवाल था ये। तीसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर अब खुले तौर पर उस विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत दिल्ली के चुनाव परिणामों के साथ हो जाएगी,
या फिर एक बार फिर जो ये मानकर चलते हैं विपक्ष के तौर पर कि दरअसल चुनाव तो पूरी तरीके से बीजेपी ने हड़प लिया है, चुनाव आयोग की भूमिका कोई मायने रखती नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली के चुनाव परिणाम दो ही हो सकते हैं, या तो अरविंद केजरीवाल हार जाएं और उनकी राजनीति अस्त हो जाए, और दूसरा सवाल है जी नहीं, वो फिर से दोबारा उसी ताकत के साथ उनको उभारा जाए और बतलाया जाए कि दरअसल चुनाव परिणाम क्यों जरूरी हर चीज के लिए न्याय की ऐलान करता है। यानी सच वही है जो अरविंद केजरीवाल हैं, यानी बिजली पानी की लड़ाई और जो वेलफेयर स्कीम थी वही सर्वोपरि है, और उसके मास्टर अरविंद केजरीवाल हैं, तो वो जीत गए। और अगर हार गए तो राजनीतिक कष्ट, और इसके बाद कई केजरीवाल जो शामिल हुए हैं बीजेपी के भीतर, वहां से मशक्कत की एक नई शुरुआत, और आम आदमी पार्टी के भीतर से एक बड़ा शिफ्ट, जैसे शिवसेना का शिफ्ट, जैसे एनसीपी का शिफ्ट। यह तीसरा सवाल था। चौथा सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा सवाल खुले तौर पर यह ऐलान करता है, क्या वाकई दिल्ली की राजनीति के भीतर अब बीजेपी को यह लगने लग गया कि अब उसे राजनीति अगर साधनी है तो दोबारा से संघ के उस प्लैंक पे उसे लौटना पड़ेगा जिसमें अखंड भारत का भी जिक्र होगा, हिंदुत्व का भी जिक्र होगा, और जो टू नेशन थ्योरी थी उसमें खुले तौर पर इस देश में शुरुआती दौर में माइनॉरिटीज यानी मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, इसका ऐलान खुलकर किया गया। तो 80-20 का जो खेल है वो दिल्ली चुनाव के बाद पूरे तरीके से, चूंकि उसके तुरंत बाद बिहार का चुनाव है और 2027 में बिहार यूपी का चुनाव है, इसके बीच में पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरल हो, हर चुनाव को उसी दृष्टि से देखना है और एक लकीर खींचनी है 80-20 की। क्या उस दिशा में कदम बढ़ने की स्थिति में बीजेपी खड़ी हो रही है? और आखिरी सवाल, पांचवां सवाल, अगर अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक ही हैं, जिस दृष्टि को खुले तौर पर आज राहुल गांधी ने बतलाया है, तो क्या अब छत्रपों की राजनीति को तय करना है कि उसको किस रास्ते चलना है, या छत्रपों की राजनीति भी अब उसी रास्ते जाएगी जिस रास्ते दिल्ली चुनाव परिणाम अरविंद केजरीवाल को लेकर जाएंगे? यह शायद भारत की राजनीति में एक देश एक चुनाव के साथ साथ शायद बाइपोलर पॉलिटिक्स यानी आमने सामने की राजनीति जिसको राहुल गांधी चाहते हैं, खुले तौर पर इस दिशा में आ जाए जहां विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, और उन वैचारिक परिस्थितियों में भारत की राजनीति आकर खड़ी हो जाए। क्या दिल्ली का चुनाव इस बात का ऐलान कर चुका है? और आज राहुल गांधी की रैली ने इसकी मुनादी वाकई कर डाली, क्योंकि बहुत ही महीन राजनीति के तहत राहुल गांधी ने दिल्ली में कदम रखे। पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम खुलकर लिया, लेकिन इससे पहले वो बंगाली मार्केट हो, वो चांदनी चौक हो, वो यूनिवर्सिटी का एरिया हो, वो झोपड़पट्टी का इलाका हो, तमाम लोगों के बीच कभी चाट बनाना हो, कभी आइसक्रीम बनानी हो, कभी झोपड़पट्टी के लोगों के दर्द को सुनना हो, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करना हो, कभी राजमिस्त्रियों के साथ बैठना हो, कभी सब्जी वालों के बीच या उनसे संवाद घर में लाकर बनाना हो। ध्यान दीजिए, दिल्ली के भीतर जिस महीन राजनीति को साधते साधते कांग्रेस को एक नई दिशा देने का काम राहुल गांधी ने किया और आज उसका मंच से ऐलान कर दिया, ये शायद अब कांग्रेस की परिस्थितियों को बदल डाले और भारत की राजनीति में शायद यह एक बड़े हुंकार के समान होगा जिसका बिगुल तो बज चुका है। इंतजार कीजिए, अभी तो दिल्ली चुनाव की शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।